सर, लबनान पर हमले कर दिए हैं। 1 घंटे में 200 उन्होंने हमले किए हैं। 254 लोग शहीद हो गए हैं और ये उस मौके पर हुआ है जब जंगबंदी चल रही थी। तो इसराइल ने तो उसको वायलेट कर दिया है, जब एक रोज़ के बाद ये मुज़ाकरात की मेज़ सजने जा रही है। तो अब करें क्या? चूंकि इसराइल तो, जैसे कि पहले भी हम सोच रहे थे कि इसराइल जो है वो एक स्पॉइलर का रोल प्ले करेगा, तो मुज़ाकरात के हवाले से क्या अमेरिका का इसराइल पर कोई कंट्रोल नहीं है? क्या वो इस चीज़ पर ऑन बोर्ड नहीं था? और जो इतनी बड़ी कैफट हो रही है उसको कैसे बचाया जाए अब? देखिए, ये बात सही है कि इज़राइल के अंदर एक बहुत बड़ा इज़्तिराब है। इस टाइम पे उनके सर्वाइवल की जंग है। नेतन्याहू आलमी एक मुजरिम करार दिया जा चुका है आईसीजे की जानिब से। साथ ही साथ अपने मुल्क में करप्शन के मुकदमात के अंदर वो सज़ा उसको होने वाली है और यही वजह है कि सदर ट्रंप के बावजूद बार-बार कहने के इज़राइली सदर को कि इनको माफ़ कर दिया जाए, उन्होंने माफ़ी नहीं दी। 27 अक्टूबर 2026 को इज़राइल में इलेक्शन मुतवक्का है और मुझे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की अगर पाक ईरान के हवाले से मामलात सुलझ जाते हैं इंशाल्लाह, तो फिर मकसद ये है कि इज़राइल के अंदर तो मुझे नेतन्याहू की हुकूमत अक्टूबर तक भी टाँपते नज़र नहीं आती और मुस्तकबिल तो उसका तारीख ऑलरेडी हो चुका है। इसलिए नेतन्याहू का मुकद्दर अब जेल की सलाखों के पीछे ही है इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो इज़राइल के अंदर हो, चाहे वो इज़राइल से बाहर हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने लिए मुश्किलात नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से उन्होंने ब्रिजेस के ऊपर हमला करने का और मिनाब की बच्चियों का जो वाक़या जिसको नेटो ने खुद एंडोर्स कर दिया कि पेंटागन ने कि ये हमने किया था, तो ये तो एक बड़ा खतरनाक अमल है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को मुस्तकबिल भी बहुत भयानक हो सकता है और उनको भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है और इसके अंदर अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी उनके मुखालिफ खड़ी हुई नजर आती है। ये तमाम सूरत हाल को अगर सामने रखा जाए तो जहां डोनाल्ड ट्रंप ने नरमी का इजहार किया और मुज़ाकरात में आमादगी की बात की, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि वहीं उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर के मामलात के ऊपर चीन और रूस ने ईरान का ताउन किया। फिर उन्होंने कहा कि जो असला फराहम करेंगे ईरान को, उनके ऊपर 50% टैरिफ आयद किया जाएगा। फिर उन्होंने ये कहा कि तमाम मेरे जो फौजी और बहरी बेड़े और जितनी भी मिलिट्री चीज़ें वहाँ इंस्टॉलेशंस हैं, वो वहीं रहेंगी जब तक कि कोई हतमी नतीजा ना निकल आए। फिर उन्होंने जो पीट हेगसेट ने जो बयान दिया, जो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, वो तो डोनाल्ड ट्रंप से मेरे ख्याल में मुताबिकत नहीं रखती। बहुत ही मेरे ख्याल में सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई, बहुत ही ऐसी बातें की गईं जो कि अमन की तरफ ले जाती नज़र नहीं आ रही। अब आप देखें कि पीट हेगसेट की जो सोच है, वो भी एंटी इस्लाम है, इंडिया की भी एंटी इस्लाम है, इज़राइल भी एंटी इस्लाम है। वो ज़ायनिस्ट के अप्रोच पे चल रहे हैं, तो ये लोग हिंदुत्व की सोच पे चल रहे हैं। जी। ये अपनी टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहते हैं ग्रेटर इज़राइल के ज़रिए, तो वो चाहते हैं कि किसी सूरत हमारी जो अखंड भारत का टेरिटोरियल एक्सपेंशन हो जाए। अब ये तमाम बातें बड़ी खतरनाक हो रही हैं कि एक तो जंग का वज़ीर ये बातें कर रहा है, जबकि सदर चाहता है अमन, नायब सदर चाहता है अमन और यही एक कामयाबी है कि इस सारे मामले के अंदर जेडी वेंस खुद पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। जेडी वेंस जिन्होंने शुरू दिन से मौकफ ये रखा कि ये जंग बंद होनी चाहिए, महदूद होनी चाहिए और हमें अपने फैसले खुद करने चाहिए और साथ ही साथ एक उनकी ऑडियो लीक भी आई, जिसके अंदर वो बेंजामिन नेतन्याहू के साथ उलझ पड़े और ये कहा कि तुमने तो 48 घंटे का प्लान दिया था। यानी कि वो ये बावर करा रहे हैं कि ये अमेरिका की जंग नहीं थी, ये इज़राइल की जंग थी। इस वजह से आने वाले वक्तों के अंदर मैं ये समझता हूँ कि जेडी वेंस अपने लिए एक जगह बना रहे हैं, मुस्तकबिल की सदारत के लिए वो जगह बना रहे हैं और जी। वो उनको तभी हासिल होगी जिसके अंदर अमेरिका एक दफ़ा फिर नेटो के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ दोबारा शीरो-शक्कर हो जाए और दुनिया के अंदर अमन और सलामती का पैगाम लेके आए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी दूसरी टर्म के बाद प्रेज़िडेंट नहीं रह सकते, लेकिन जेडी वेंस यंग उम्र आदमी हैं और वो उनका अभी सियासी करियर खत्म नहीं हुआ। इसलिए उनका एक सोच है। इसके अंदर स्टीव विटकॉफ जो है उनका भी एक मुतवाज़न रवैया है। लेकिन जैरेड कुशनर जो हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद भी हैं और एप्स्टीन फाइल के हवाले से सुनने में ये आया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर
कुछ तस्वीरें दिखाते रहते हैं उनके मादी के हवाले से, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ता रहता है ब्लैकमेल इज़राइल कर रहे हैं का। उन्हें। जैरेड कुशनर, ये एक बड़ी अहम बात है। जैरेड कुशनर उन लोगों में से हैं जिनका बहुत ही याराना है नेतन्याहू के साथ ज़ाती तौर पर, और इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि नेतन्याहू जब अमेरिका जाता है, तो वो किसी और जगह नहीं बल्कि जैरेड कुशनर के घर में रहता है। पाकिस्तान क्योंकि इज़राइल को तस्लीम नहीं करता और ना ही करेगा इंशाअल्लाह, तो पाकिस्तान के अंदर रह रहे, क्योंकि ये 3 फरीकैन तो हैं इस जंग के अंदर, ईरान, अमेरिका और इज़राइल। तो इज़राइल की जो मेरे ख़्याल में एक आइज़ एंड ईयर्स बन के जैरेड कुशनर लेके आ रहे हैं यहाँ तशरीफ़, और साथ ही जो बाकिर कालिबाफ हैं या अब्बास इराक़ची हैं, मेरे दोनों के साथ रवाबित भी हैं और मुलाकातें भी हैं, इंतहाई मुतवाज़न शख़्सियात हैं, और बतौर स्पीकर बाकिर कालिबाफ इसको लीड कर रहे हैं। और बाकिर कालिबाफ वही शख्स थे जिनको कहा गया था कि इनको हिट लिस्ट पे डाल दिया जाए और उनको मारने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर अमेरिका ने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि फिर आगे का चल के मज़ाकरात किसके साथ होंगे। हुँ। तो आज मेरे ख़्याल में ये मज़ाकरात अपने अवाइल के अंदर हैं, मुश्किलात भी हैं, और ये इमरान साहब याद रखिए, मज़ाकरात नाकाम हुए थे तभी जंग शुरू हुई थी। तो जंग के बादल अभी खड़े हुए हैं, लेकिन ये बरसते हुए रुक गए हैं, और जी। अल्लाह किया तो इंशाअल्लाह ताला ये छट भी जाएँगे और बरसना बंद भी तो कर अब जाएँगे अब्दुल्ला साहब, पाकिस्तान की ये काविशों बात आपकी और ठीक है कोशिशों के कि ज़रिए। पाकिस्तान की एफर्ट्स जो हैं वो पूरी दुनिया उसे एक्नॉलेज कर रही है। अब कुछ लोगों का ये ख्याल है यूएई और इसराइल इन मुज़ाकरात को कामयाब नहीं होने देना चाहते। यूएई की तरफ से भी बयान सामने आया कि जी जो शराइत सामने आई हैं हम उस पर वजाहत तलब करेंगे। इसराइल ने ये काम किया है कि उन्होंने लबनान पर दोबारा अटैक कर दिया है, और ईरान ने कह दिया है कि जी आपने चूँकि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की है तो उन्होंने भी आबनाए हुर्मज़ को बंद कर दिया है। अब मुज़ाकरात से पहले चूँकि आपको पता है कि असल मसला तो एतमाद का फ़ुक़दान था, जो ट्रस्ट डेफिसिट दोबारा से हमें देखने को मिल रहा है, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा अब मुज़ाकरात पर? चूँकि हम तो स्टेज सजा के बैठे हुए हैं, दोनों फ़रीक़ैन, तीनों फ़रीक़ैन जो हैं वो बैठने के लिए तैयार बैठे हुए हैं इस वक्त। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है यूएई का अपना एक सोचने का अंदाज़ है, और मेरे ख़्याल में अरब दुनिया के अंदर भी अब तक़सीम वाज़े तौर पे नज़र आ रही है। मुतअद्दद माज़ी के अंदर भी यूएई और सऊदी अरब के दरमियान एक काफ़ी मेरे ख़्याल में ख़लीज बढ़ चुकी है, और यूएई का एक अपना वो एक सोच है, फ़िक्र है, वो प्रो इज़राइल है और वो प्रो अमेरिका है, और वो एंटी ईरान, और वो इस टाइम पे हुर्मुज़ के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हुए में हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जब गज़ा के अंदर वहाँ तमाम बर्बरियत जारी थी, नस्लकुशी जारी थी, जो कि आज भी है जारी, उसके ऊपर अरब दुनिया ने जिन लोगों ने इज़राइल को तस्लीम किया था, उन्होंने अपने सफ़ीर नहीं बुलाए थे तेल अवीव से, ये भी याद रखिएगा। इसलिए जो अब सूरत-ए-हाल है, उसके अंदर मेरा ख़्याल है कि यूएई का कोई इतना मैटर नहीं करता कि वो क्या सेफ्टी और गारंटीज़ और वो इसके ऊपर अपने शकूक और शुबहात और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करेंगे। जी। क्योंकि अगर अमेरिका ये बात मान जाएगा, तो मेरे ख़्याल में यूएई विल बी लेफ्ट विदाउट एनी ऑप्शन, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर जो इज़राइल का है, मैंने आपसे कहा कि इज़राइल हर सूरत इसके ऊपर कोशिश करेगा, जैसे जिसका ज़िक्र आपने भी किया कि उन्होंने कल इस किस्म का वार किया और फिर रिटेलिएशन के अंदर ईरान की जानिब से भी बात आई। तो ये जंग अभी अपनी कोशिशों में है, और हमारी यही कोशिश है, क्योंकि हमें भी मालूम है ये सारी बात का, और इसको फ़ौजी ज़बान में वॉर गेम्स कहा जाता है। वॉर गेम्स जो 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई हैं, वो तमाम की तमाम फ़ोकस्ड हैं कि रीजनल स्टेबिलिटी जो है वो किसी सूरत आ जाए, और इसी वजह से मेरे ख़्याल में इन तमाम पॉइंट्स को सामने रखा गया कि कौन-कौन से स्पॉइलर हैं, कौन-कौन से फैसिलिटेटर हैं, कौन-कौन से लोग न्यूट्रल हैं, और कौन-कौन से लोग बायस्ड अप्रोच के साथ चल रहे हैं। तो पाकिस्तान तमाम पहलुओं पे गौर किए हुए है, और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि इसके अंदर चीन का, रूस का, सऊदी अरब का, कतर और तुर्की का, मिस्र का एक हॉटलाइन के ऊपर हमने कायम किया हुआ है सिलसिला, और उसके ज़रिए हम रवाबित में हैं, जी। और इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की कोशिशों
और दीगर हमारे जो ममालिक हैं उनकी मेहरबानियों से इंशाल्लाह कोई बेहतरी का सबब निकल आएगा। लेकिन याद रखिए, इस दौरान इज़राइल खामोशी से नहीं बैठेगा। वो हरकत करेगा जिस तरह से माज़ी में उसने तमाम चीज़ों को सैबोटाज किया। बिल्कुल। यानी कि कतर पर हमला किया, इज़राइल ने किया। जब पहले गज़ा के ऊपर मामलात हमास के दौरान तय पा रहे थे दरमियान, तो उस टाइम पे भी इन्होंने हमला करके जो 3 शराइत के ऊपर मुआहिदा था, जैसे ही उन्होंने पहली लाइन अजबूर की, जब वो कैदियों का तबादला हुआ, इज़राइल ने हमला कर दिया। फिर बोर्ड ऑफ पीस तश्कील दिया गया, उसको बोर्ड ऑफ वॉर में कन्वर्ट इज़राइल ने किया। तमाम की तमाम जो इस टाइम पे इज़राइल की शरारतें सामने नज़र आती हैं और अब्राहम एकॉर्ड को भी डिस्ट्रॉय करने वाला यही इज़राइल है। तो मकसद ये गो के मैं भी अब्राहम एकॉर्ड के हक में नहीं हूँ। इस सब के बावजूद मेरा ख़्याल है कि ये तमाम चीज़ें बड़ी सेंसिटिव भी हैं और इसके अंदर अमेरिका को एक बुनियादी पोज़ीशन लेनी है। अगर तो अमेरिका ये पोज़ीशन लेने में कामयाब हो गया कि वो इज़राइल को कहे कि तुम अगर अमन नहीं चाहते तो फिर जाओ, जो मर्ज़ी करना है जाओ, अकेले जंग लड़ो, अमेरिका तुम्हारे साथ नहीं है। अगर अमेरिका अपनी थपकी उनकी पीठ से हटा ले, तो यकीन माने इमरान सनाउल्लाह साहब जी। कि इज़राइल के लिए तो मेरे ख़्याल में चंद लोग ही काफ़ी हैं, ममालिक तो बहुत दूर की बात है।